अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल, उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो ये यहाँ अब चार्ट दिया गया है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन क्या है, ये एक्चुअल दो फेसेस में डिवाइड है, एक इंटरफेस है, एक एम फेस है। तो यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है। अब जो ये चार्ट है, ये सिर्फ G0 से लेकर या G1 से लेकर G2 तक ये इंटरफेस है, और जो M लिखा है पिंक कलर में ये है एम फेस। ठीक, अब जो इंटरफेस है इसमें क्या है कि सेल डिवाइड नहीं होता, इसमें सेल ग्रो होता है साइज़ में, और जो जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये जो भी एंजाइम्स वगैरह की ज़रूरत होती है सेल को डिवाइड होने में, तो उसमें जिसकी नीड होती है ना, तो ये इंटरफेस के अंदर उन सारी चीज़ों को बनाता है, सिंथेसाइज वगैरह करवाता है, इकट्ठा करता है, और ताकि वो सेल को डिवाइड हो सके। अब जो इंटरफेस होता है ना, उसको 3 और पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, या फेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है G1, एक होता है S, और एक होता है G2। इसमें क्या होता है कि G1 फेस में जो सेल होता है वो अपनी प्रिपरेशन करता है ग्रोथ की, ठीक है, सेल की साइज में ग्रोथ होता है, और वो प्रिपरेशन करता है डीएनए सिंथेसिस की। ठीक, और फिर एस में क्या होता है कि एस फेस में डीएनए रिप्लिकेशन करता है, डीएनए अपनी एग्जिट कॉपी बनाता है, ठीक है। उसकी G2 में क्या होता है कि प्रिपरेशन होती है मेटासिस ग्रोथ। G2 में सेल अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करता है कि सेल को डिवाइड होने में, ठीक, जिस भी चीज़ की चेक एंड बैलेंस वगैरह होता है कि डीएनए सही से रेप्लिकेट हुआ या नहीं हुआ, या फिर जिस भी चीज़ की नीड होती है, यहाँ पर ये लास्ट स्टेप होता है कि सेल अपने आप को चेक कर ले कि वो सेल डिवाइड होने के लिए रेडी है कि नहीं है, क्योंकि इसके बाद सेल डिवाइड हो जाता है एम फेस में जाके। एम फेस में जहाँ पर सेल डिवाइड होता है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, या फिर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जहाँ पर अपना सेल अलग अलग तरीके से जैसे कि डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टेप है कि वहाँ पर सेल जो है वो अपनी कॉपीज़ वगैरह करेगा, जैसे क्रोमेटिन जितना भी मटेरियल है वो कॉपी होगा। उसके बाद फिर न्यूक्लियस जितने भी होंगे हमारे, मतलब न्यूक्लियस में जितना भी सामान होगा वो सारा रिप्लिकेट होगा। उसके बाद फिर क्या है कि ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे रिप्लिकेट होते हैं अपने आप को, ताकि हर सेल के अंदर जिस तरह से कि न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल है वो सब कुछ डिवाइड होगा, उसी तरह से जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी डिवाइड हो जाए। जैसे कि अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया तो अपनी कॉपी बनाएगा, ये 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे। जब वो सेल डिवाइड होगा तो एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में चला जाएगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे सेल में चला जाएगा। इस तरह से ये सेल आपस में डिवाइड हो जाते हैं। इस चैप्टर में हम सारे इन फेस को और इन सारे सेल डिवीजन, जितनी भी सेल डिवाइड किस तरह से होता है, जितने भी प्रोसेस हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम इनको पढ़ेंगे। अब जो ये स्ट्रक्चर दिया गया है ये है क्रोमोसोम्स का, जिसके बारे में हम अब डिटेल से स्टडी करेंगे, देखेंगे कि ये क्या होते हैं क्या नहीं, इनका क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं, और किस चीज़ से ये बने हुए होते हैं। अब जो ये आपको बेसिकली दिखाई दे रहे हैं, ये जो है ना 4, ये इसकी क्या है, ये आर्म्स हैं, ठीक, जिनको हम क्रोमेटिड मटेरियल या क्रोमेटिड सिस्टर भी बोलते हैं, और जहाँ से ये अटैच है इसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमोसोम्स का है। अब इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स, ठीक है। द टर्म क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स का जो नाम है ये दिया था जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग, ठीक। इन्होंने इसका क्रोमोसोम्स का नाम रखा था 1882 में, ठीक। जब उन्होंने क्या किया था कि एक लार्वा होता है, स्लेमेंडर है लार्वा, ठीक, उसके सेल डिवीजन के टाइम पर उन्होंने क्या किया कि एक्सप्लोर किया, या फिर देखा कि क्या है, जब सेल जब तेज़ी से डिवाइड कर रहा होता है तो क्या है कि उसके अंदर उन्होंने एक पाउडर डाला या एक कलर डाला, जिनको हम प्रिकिन्स एनलाइन कलर बोलते हैं, ठीक है। वो डाला तो क्या है कि एक खास किस्म का स्ट्रक्चर था जिसने वो कलर बहुत जल्दी कैच कर लिया, और क्या है कि एक डार्क स्ट्रक्चर की सूरत में वो एक कुछ स्ट्रक्चर नज़र आया, ठीक है। तो उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया और फिर उसको नाम दे दिया कि जो डार्क स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस ये जो है बाकी का जो मतलब डार्क स्ट्रक्चर है, डार्क ऑर्गेनल्स है, इसको हमने नाम दे दिया उन्होंने क्रोमोसोम्स का, ठीक है। द टर्म क्रोमोसोम्स इज मिसनोमर, ठीक है, ये मिसनोमर होता है बिकॉज इसके पास कोई कलर नहीं है, ठीक है, ये कलर बॉडी नहीं है। मिसनोमर इसलिए क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर था ना, इसकी कोई कलर ही नहीं था, ठीक है, ये कलर नहीं होता। बाद में इसको जब पाया गया तो ये पाउडर वगैरह डाला था, जब उसने वो कलर कैच किया एक क्रोमोसोम्स ने और एक डार्क कलर की शेप में आ गया, तब बोला गया कि ये जो डार्क स्ट्रक्चर है ये क्या है कि क्रोमोसोम्स है, ठीक है। उन्होंने जब कलर कैच किया फिर पता चला कि ये कलरलेस बॉडी है। कलर डालने के बाद इसने कलर कैच किया है। क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, बिल्कुल धागे नुमा इनका स्ट्रक्चर होता है। ये दिखाई कब देता है, अपीयर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक, ये तब दिखाई देता है जब सेल अपनी डिवीजन करता है, सेल डिवाइड होता है। इंक्लूड फाउंड
इन स्पेसिफिक नंबर्स, ठीक है, ये अपने स्पेसिफिक नंबर्स में पाए जाते हैं। मेड ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, ये बने होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल के। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्रोमेटिन मटेरियल के इन यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर दे कंटेन हेरिडिटी यूनिट्स, इनके पास हेरिडिटी यूनिट्स होते हैं, ठीक, जिनको हम जीन्स का नाम देते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम्स जो बने हुए होते हैं ना वो डीएनए के बने हुए होते हैं, एंड बेसिक प्रोटीन हिस्टोन, ठीक है, जो बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम हिस्टोन का नाम देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये डीएनए का दिया गया है। डीएनए जो होता है ना वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अभी क्या अगर इसको आप नीचे से देखें पीछे से, तो ये ना कॉइल हुआ हुआ है और पीछे से है ना ये धागे में है। अब ये जो आपको अंडे दिखाई दे रहे हैं गोल गोल, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये धागे के साथ लिपटे हुए होते हैं, ठीक। अगर ये गुच्छे में है तो हम इसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, ठीक। अगर ये अलग अलग है तो ये क्या है, धागे के अंदर जो डीएनए के अंदर स्पेशली जो कॉइल हुए हुए हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। इन बाद में जाकर ये और ज़्यादा कॉइल हो गए हैं तो ये इस तरह से कॉइल होते हैं, फिर इनकी सुपर कॉइलिंग होती है, फिर ये एक धागे नुमा स्ट्रक्चर में कहाँ है, क्रोमोसोम्स के अंदर इस तरह से बंद होते हैं, जहाँ पर ये इसमें दिखाया गया है जिस तरह से ये, ठीक। अब क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना सेल के अंदर वो इस तरह से होते हैं, इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इस क्रोमोसोम को जब हम खोलेंगे ना तो इसके अंदर क्या है कि ये कुछ इस तरह से डीएनए स्ट्रक्चर में आपको नजर आएगा। अब डीएनए जो ये कॉइल हुआ हुआ होता है ना, ये होता है ये धागा, ये हिस्टोन प्रोटीन होगी, ठीक, ये इसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ होगा, फिर ये धागा, फिर ये हिस्टोन प्रोटीन, फिर ये लिपटा होगा, ये फिर धागा हिस्टोन प्रोटीन ये से लिपटा हुआ होगा। ये जो धागा ये सिंगल धागा नहीं होता, ये धागा कुछ डीएनए स्ट्रक्चर ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये डीएनए होता है, डीएनए लिपटा होता है हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। अब ये दिखाई कब देते हैं, वही बात की ये दिखाई जो देते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे देते हैं, ये वैसे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक। और जब ये दिखाई देंगे तो इन द शेप ऑफ रॉड, रॉड की शेप में दिखाई देंगे। इट हैज टू पार्ट्स, आर्म्स एंड सेंट्रोमेयर्स, ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, एक आर्म्स और एक सेंट्रोमेयर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। अब ये जो है ना चार, 1 2 3 4, ये इसके आर्म्स है, और जो सेंटर जहाँ से ये अटैच है ना इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक। The chromosomes are of different types depending upon position and position of centromere. अब क्रोमोसोम्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक, जो कि डिपेंड करते हैं पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर की पोजीशन पर। दिस टाइप्स आर, अब कौन कौन से हैं, एक है मेटासेंट्रिक, ठीक है, क्रोमोसोम्स विथ इक्वल्स आर्म, जब क्रोमोसोम की इक्वल्स आर्म होंगी तब हम उसको बोलेंगे कि ये मेटासेंट्रिक है। जैसे कि ये क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स की जो चारों आर्म है ये क्या है, इक्वल है, तो हम इसको मेटासेंट्रिक में बोलेंगे। तो सेकंड है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स विथ अनइक्वल्स आर्म्स, मतलब जब क्रोमोसोम्स की अनइक्वल्स आर्म होंगी तब उसको सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जो क्रोमोसोम्स है ऊपर वाली आर्म्स इसकी छोटी हो और नीचे वाली आर्म्स इसकी बड़ी हो, तब हम इसको बोलेंगे ये सब मेटासेंट्रिक है, ओके। थर्ड है एक्रोसेंट्रिक, और इसको हम सब टेलोसेंट्रिक भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर वेरी लॉन्ग। अब इसमें क्या है कि एक बिल्कुल ही छोटी होगी कुछ इस तरह से, और जो दूसरी होगी वो कुछ ज़्यादा ही लंबी होंगी आर्म्स, इसको हम बोलते हैं सब टेलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक भी इसको हम बोलते हैं। नंबर 4 है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में क्या है, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो सेंट्रोमेयर का लोकेशन होगा ना वो बिल्कुल टॉप पर होगा, जैसे ये सेंट्रोमेयर है बस इसी के साथ ही एक आर्म ये जुड़ी हुई है, एक आर्म ये, ऊपर वाली आर्म्स है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ये टाइप है। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है क्रोमोसोम्स का। अब ये क्या है कि जो फर्स्ट है टाइप्स बता रहे हैं इसके, कि पहला है मेटासेंट्रिक जिसमें आर्म्स जो हैं इसकी इक्वल्स हैं, ठीक, सेंट्रोमेयर से जो अटैच्ड है। सेकंड है सब मेटासेंट्रिक, उसमें क्या है जो सेंट्रोमेयर से जिसकी आर्म्स है ना वो ऊपर वाली छोटी है नीचे वाली बड़ी है, ठीक। उसके बाद आता है टेलोसेंट्रिक जिसको हम एक्रोसेंट्रिक भी बोलते हैं, उसकी जो आर्म्स ऊपर वाली हैं वो बिल्कुल छोटी हैं और नीचे वाली बहुत लंबी हैं। लास्ट में आता है टेलोसेंट्रिक जिसमें क्रोमोसोम्स की जो ऊपर वाली आर्म्स हैं वो है ही नहीं और नीचे दो आर्म्स लंबी लंबी सी हैं, ठीक। तो ये टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स के। साइड में जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो प्रॉपर क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर दिया गया है। बीच में जो है वो उसका सेंट्रोमेयर है, और अब जो इसके आर्म्स दिए हुए हैं उनको हमने नाम दिया गया, जो ऊपर वाला आर्म है वो उसको हम पी आर्म बोलते हैं, जो नीचे वाला है उसको हम क्यू आर्म बोलते हैं। और एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है टेलोमेयर्स का। टेलोमेयर्स क्या है, टेलोमेयर्स जो होते हैं ना वो क्या है कि सबसे पहले कि क्रोमोसोम को स्टॉप कर देते हैं कि बस ये इतना क्रोमोसोम है। उसके बाद क्या है कि दूसरा काम इसका ये होता है कि ये एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से चिपकने से बचाते हैं।
थर्ड इनका काम ये होता है कि ये प्रॉपर सेल डिवीजन देखते हैं कि क्रोमोसोम प्रॉपर डिवाइड हो गया है या नहीं हुआ, प्रॉपर रेप्लिकेट हुआ कि नहीं हुआ। फोर्थ काम इसका ये होता है कि जब रेप्लिकेशन होती है ना, तो इसका जो पार्ट होता है जो टेलोमेयर का, जिसको हम कहते हैं कि क्रोमोसोम की कैप है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होगी, इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो ख़त्म होता जाता है। ख़त्म क्यों होता जाता है? क्योंकि ये एक इस पार्ट में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होती सेल के लिए, या कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन या ख़ास ये कोई काम वगैरह नहीं करता। तो इसमें क्या है, सेल की नहीं मीन्स कोई ख़ास ना इन्फॉर्मेशन होती है, ना ही कोई ख़ास काम करता है ये, इसलिए ये थोड़ा-थोड़ा सा इसका जो पार्ट होता है वो कट होता चला जाता है, थोड़ा-थोड़ा सा ख़त्म होता चला जाता है। जितनी बार सेल को अपनी रेप्लिकेशन करेगा, अपनी डिवाइड करेगा, उतनी बार ये ख़त्म होते चले जाएँगे, और जब ये प्रॉपर पूरा ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये क्या है कि सेल को एक सिग्नल मिल जाता है, या क्रोमोसोम्स को एक सिग्नल मिलता है कि बस अब आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर सेल ख़त्म होने की तरफ या अपनी डेड साइड पर चला जाता है, सेल खत्म हो जाता है तब। लास्ट पॉइंट है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक, जो सेंट्रोमेयर है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये जो है अब यहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। इसको क्या है कि हम न्यूक्लियोसोम अपने ऑर्गेनाइजिंग पार्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियोसोम जो होता है ना, वो यहाँ पर असेंबल होता है, ठीक। इसमें क्या है कि न्यूक्लियोसोम यहाँ पर असेंबल होता है, जब सेल डिवाइड होता है तब वो न्यूक्लियोसोम जो है ना वो हट जाता है, और जब सेल प्रॉपर डिवाइड हो जाता है तो न्यूक्लियोसोम यहाँ पर वापस आके अटैच हो जाता है इस जगह पर। न्यूक्लियोसोम की अब क्या है ज़रूरत और ये क्यों ऐसे होता है? न्यूक्लियोसोम से क्या होता है कि राइबोसोम्स बनते हैं, और राइबोसोम से क्या है कि फिर प्रोटीन बनती है, ठीक। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन की स्टार्टिंग में हर क्रोमोसोम्स क्या है, कंसिस्ट्स ऑफ टू जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ थ्रेड अटैच विद ईच अदर कॉल्ड क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेट्स। क्या है, सेल डिवीजन की स्टार्टिंग में हर क्रोमोसोम्स जो होगा ना वो मतलब कंसिस्ट होता है जेनेटिकली टू कॉपीज होती हैं उसकी थ्रेड की, ठीक, जैसे कि ये नंबर 1 नंबर 2। अब ये दो है ना, ये आपस में अटैच हुए हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है, तो फिर अब इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये आपस में अटैच है नंबर 1। वैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में मिलके कुछ इस स्ट्रक्चर से ले लेंगे, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये है क्रोमेटिड्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स हम इसको बोलेंगे, ओके। अब नीचे है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ईच क्रोमोसोम्स इन यूकैरियोट्स कंपोज ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। अब क्या है कि क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन धागे होते हैं, जैसे कि ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये बना हुआ है, इसको अगर हम खोलें तो ये कुछ इस तरह से धागे नुमा चीज से बना हुआ है। अगर हम धागे को खोलेंगे तो फिर क्या है कि डीएनए का स्ट्रक्चर मजीद हमें दिखाई देगा। तो कह रहा है हर जो क्रोमोसोम बना हुआ होता है वो क्रोमेटिन फाइबर के साथ बना हुआ होता है, विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, जो कि बने हुए हैं न्यूक्लियोसोम्स के। न्यूक्लियोसोम्स हम कह रहे हैं या फिर ये धागे नुमा जो चीज है हम इनको बोल सकते हैं, ठीक। क्रोमेटिन फाइबर्स आर पैक्ड बाय प्रोटीन इनटू अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन यही फाइबर्स जो होते हैं, जैसे कि ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये पैकेड हो जाए, इनको ज़्यादा हम अगर कंडेंस करें, ठीक है, मिला लें, तो फिर क्या है, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिन जो है, जैसे कि एक ये धागा हो गया, एक ये, तो इनको हम इसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलेंगे। कि क्रोमेटिन अलाउज द वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स टू फिट इनटू द सेल न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्रोमेटिन्स ही होते हैं जो कि अलो करते हैं एक बहुत बड़े डीएनए मॉलिक्यूल को अपने अंदर सेल के न्यूक्लियस के अंदर फिट करने की, ठीक। मीन्स ये धागा अगर आप खोलेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा डीएनए दिखाई देगा, ठीक। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है कि क्रोमेटिन कंडेंस फर्दर टू फॉर्म माइक्रोस्कोपिकली विजिबल क्रोमोसोम्स, की क्या है कि जो क्रोमेटिन होता है ना वो मजीद कंडेंस हो जाता है इतना कि माइक्रोस्कोपिकल विजिबल बन जाता है, मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज थ्रू द सेल साइकिल, ठीक है, यही स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम्स का ये ज़्यादातर दिखाई देता है कब, जब अब सेल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, सेल साइकिल के दौरान। ड्यूरिंग सेल साइकिल, जब सेल साइकिल चल रही होती है, ये सेल साइकिल के दौरान क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल रिप्लिकेट, ठीक है, जो क्रोमेटिन मटेरियल जितना भी होगा ना वो सारा रिप्लिकेट होता है। रिप्लिकेट मतलब ये अपनी एग्जिट कॉपी बनाएंगे। जैसे कि अगर ये एक डीएनए है तो ये एक डीएनए क्या करेगा, एग्जिट अपनी दूसरी कॉपी बनाएगा, बिल्कुल सेम, ठीक है। इसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे इसमें, जैसे इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, इसके अंदर जैसे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होंगे, वो इसके अंदर भी सब सारा सामान बिल्कुल एग्जिट कॉपी सेम वैसा ही होगा, ठीक। फिर जब ये डीएनए वगैरह अपनी कॉपी बना लेंगे, फिर वो बाद में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स भी होते हैं वो एग्जिट अपनी ही कॉपी सेम बनाते हैं, इसको हम रिप्लिकेशन बोलते हैं।
डिवाइड, अब क्या है कि जब सेल साइकिल के दौरान क्या है, क्रोमेटिन जितना भी मटेरियल होगा ना वो रिप्लिकेट होगा, फिर वो डिवाइड होगा, ठीक है, कॉपी बनाकर ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, पास सक्सेसफुली टू देयर डॉटर सेल। क्यों? क्योंकि इनको एक डिवाइड होकर एक सेल से दो डॉटर सेल बनाने होते हैं, ठीक है, फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर प्रोजेनी, प्रोजेनी की सर्वाइवल के लिए। फॉर सम टाइम सेल डिवीजन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी। कभी क्या है कि जो सेल डिवीजन होती है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए, कि जो करेक्टरिस्टिक पेरेंट्स के अंदर है वो करेक्टरिस्टिक डॉटर सेल में या फिर बेबी के अंदर भी जाने चाहिए।